तो आज हम आपको विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बलदेव चौधरी जी से मिलवाएंगे। हमारे नमस्कार, मैं धर्मेश शर्मा आपका प्यार भरा समाचार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपको विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बलदेव चौधरी जी से मिलवाएंगे। हमारे खास मेहमान हैं आज के, और उनसे जानेंगे उनका यहाँ तक का सफर। आखिर उनका जो सफर है उसमें कौन सी ऐसी नीति रही है, और उनका जो यहाँ तक के सफर में उतार चढ़ाव रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि उन्होंने इन्हीं चीजों को क्यों आगे रखा। तो आइए आपको अपने खास मेहमान से मिलवाती हूँ और आज जानते हैं और बात करते हैं उनसे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना ये कीमती समय मुझे दिया और आप हमारे चैनल पर आए। तो बलदेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विद्यार्थी परिषद में आपने जो संपर्क किया वो कब और कैसे किया? मेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2012 से रहा। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। जब मैंने देखा 2014 के अंदर मैंने एक आंदोलन छात्रों की समस्याओं को लेकर हो रहा था, तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं उस आंदोलन में देखूं क्या है क्या नहीं है। तो उस आंदोलन से जुड़ने के बाद मुझे विद्यार्थी परिषद के जानने के बारे में मैंने कि क्या करता है क्या नहीं, तो उससे जुड़ने की एक जिज्ञासा हुई। तो मैं उस आंदोलन के बाद उस विद्यार्थी परिषद से संपर्क किया। यहाँ तक जो आप पहुंचे हो, इसमें आपकी अहम भूमिका जो थी वो क्या रही? देखिए, अभी मैं विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया है, तो विद्यार्थी परिषद में रहने का, काम करने का अनुभव ये है कि विद्यार्थी परिषद यानी एक व्यक्तित्व निर्माण की फैक्ट्री। वहाँ से व्यक्ति निर्माण होते होते वो राष्ट्र निर्माण के लिए सोचने लगता है। विद्यार्थी परिषद में काम करते करते ही आदमी अपने आप ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। विद्यार्थी परिषद से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली। मैं एक छात्र के तौर पर आया था, लेकिन आज धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद की वजह से मैं यहाँ तक ऊंचाइयों तक पहुंचा। अच्छा, तो विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय परिषद में जो आप इस तरह से यहाँ पे आए, तो आपका जो एक उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य, वो मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था कि छात्रों की जितनी भी समस्याएं उनको एक उचित पटल पर रखा जाए। बहुत सारी समस्याएं आज के विश्वविद्यालयों के अंदर हैं, आगरा विश्वविद्यालय में थी, कॉलेज कैंपस के अंदर है, पानी की समस्या, छात्रों के एडमिशन की समस्या, छात्रवृत्ति की समस्या। उन सभी समस्याओं को एक पटल पर रखने का मैंने सोचा कि मैं ऐसे कहीं भी छात्रों की कोई भी समस्या आएगी तो उसे उठाने का काम विद्यार्थी परिषद के माध्यम से एक उचित पटल पर करने का काम करूँ। विद्यार्थी परिषद का जो कार्य होता है वो उनका कार्य क्या होता है? जो एक कार्य होता है, सटीक कार्य, बिल्कुल सही तरीके से क्या हुआ, तो वो क्या कार्य होता है जो विद्यार्थी परिषद का होता है? विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 में हुई थी। तभी से विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हित, राष्ट्र हित एवं समाज हित के लिए काम करते आ रहा है। जहाँ भी छात्रों की कोई समस्या होती है तो सबसे पहले कोई आवाज उठाने वाला कोई संगठन है तो वो विद्यार्थी परिषद है। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में जितनी विषम परिस्थितियां हैं, जितने विषम विषय चलते हैं, उनको भी एक समाज के आगे, एक देश के आगे रखने का काम करता है। वो चाहे 2014 के जेएनयू में लगातार हुए देश विरोधी नारों की बात हो, जब एक समाज के अंदर वो नारे लाए गए तो वो विद्यार्थी परिषद का काम था। जिस तरह से एक विश्वविद्यालय के अंदर कैसे देश विरोधी गतिविधियां उस विश्वविद्यालय के अंदर चल रही हैं, उनको समाज के आगे लाने का काम, एवं राष्ट्र के ऊपर जब भी कभी भी विद्यार्थी परिषद ने देखा है कि राष्ट्र के ऊपर कोई भी समस्या विपत्ति आई है तो उसमें भी विद्यार्थी परिषद हमेशा अग्रिम भूमिका में खड़ा हुआ है। चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ हो, चाहे एनआरसी सीए लाने के लिए बोला हो, चाहे वो लगातार हो रही अन्य गतिविधियां हो, उनको देश के सामने रखने का काम हो, चाहे भूकंप के समय लोगों की सहायता करने का काम हो, तो विद्यार्थी परिषद ऐसे अपने उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, बुरा ना मानिएगा, कि जो विद्यार्थी है उनको इस राजनीति में, युवाओं को क्यों आना चाहिए? युवा इस राजनीति में क्यों आने चाहिए? देखिए, हम जब कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन से हम लोग समझते हैं, जब मैं कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ता हूँ, जो भी छात्र पढ़ता है तो वो समस्याओं को समझता है कि कॉलेज कैंपस के अंदर कैसी समस्याएं, छात्रों के आने वाले समय में कैसी समस्याएं, युवाओं को आगे कौन कौन सी समस्या होंगी। तो छात्र राजनीति से, मेन राजनीति में आने का उद्देश्य है, राजनीति में आने का उद्देश्य केवल इतना है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो अलग विषय से कर रहे हैं, लेकिन
छात्रों का एक प्रतिनिधित्व करने के लिए एक छात्र नेता को राजनीति में आने की आवश्यकता है, क्योंकि उसे पता है कि छात्रों की क्या समस्याएं, क्या होना है, कितनी नौकरियां हैं, कितना क्या करना है। तो वो छात्र नेता जब छात्रों की समस्याओं को देखते हुए आया है, तो वो जब राजनीति में आएगा तो सबसे पहले वो छात्रों की समस्याओं को रखने का काम करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि छात्र राजनीति से निकलकर राजनीति में आने के लिए युवाओं को अवश्य आना चाहिए। युवाओं की समस्याओं को एक पटल पर रखने के लिए छात्रों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, तो जैसे मतलब आप युवाओं के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपका संघर्ष जारी है, ठीक है। तो संघर्ष के बाद में आप युवाओं से, जो मतलब विद्यालय में स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो मतलब सब तो ऐसे नहीं होते कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, और लेकिन फैमिली अगर बच्चे को भेज रही है तो उनका तो मेन मोटिव ये होता है कि हमारा बच्चा चाह रहा है तो पढ़े और पढ़ के बहुत हाई लेवल तक पहुंचे। तो आपने जैसे विद्यार्थियों के संघर्ष किया, तो कभी आपने उनको समझाया कि आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद रखते हैं तो आपको उनके तरीके से उनकी बातों पे खरा उतरना चाहिए? देखिए, हमने कई बार छात्रों को हमने देखा है, छात्रों की समस्या भी आती है और समस्याओं के साथ साथ हम लोग भी कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम पूरा दिन पढ़ने के लिए दें, 12 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा एक समाज के लिए देना चाहिए, आधा घंटा समाज के लिए देना चाहिए। आप समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, या कुछ ऐसे काम जो समाज के लिए, जब हम इस देश में रह रहे हैं, देश हमें देता है सब कुछ, क्योंकि देश में हमें खाना दे रहा है, हवा दे रहा है, तो उस देश के लिए भी हम लोगों को सोचना चाहिए। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनको समाज सेवा एवं राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। उसी का उद्देश्य हम लोगों ने कहा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि छात्र पढ़ने के साथ साथ ऐसे समाज के लिए काम करें और राष्ट्र के लिए काम करें। अच्छा, तो देखिए अभी जैसे संडे में बताया देश हमें देता है सब कुछ, तो आप सभी ने शायद से सुना होगा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो सेम उसी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि मतलब एक पढ़ाई, हमारी पढ़ाई से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये हम मान रहे हैं अगर, तो हम थोड़ा बहुत टाइम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए निकाल सकते हैं। ज्यादा नहीं तो आध घंटा 1 घंटा निकाल सकते। और ये भी जरूरी नहीं है कि सोशल वर्क ही करें, हम लिखने में या किसी और एक्टिविटी के थ्रू उस काम को कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने तब इस फील्ड में कदम रखा, तब से मतलब आपको आई थिंक 9-10 साल हो गए, तब से और पहले से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसे कौन से बदलाव हुए, कैसे हुए? देखिए, छात्र राजनीति में धीरे धीरे बदलाव होते रहते हैं। पहले भी आंदोलन छात्रों के लिए किए गए हैं, उनके साथ साथ समय के साथ साथ छात्र आगे बढ़ रहा है। पहले हम लोग जो आंदोलन या अपनी समस्याओं को रखने का काम करते थे, तो वो एक उचित माध्यम से कॉलेज कैंपस के अंदर आंदोलन करना हो, लेकिन आज का यूथ केवल इतना रह गया है। मैंने कई बार छात्रों को देखा है कि समस्या तो है, समस्या को केवल सोशल मीडिया तक ही रखना चाहता है। जब हम लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया तक ही रह जाएगी तो वो समस्या जहाँ से सॉल्यूशन होना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो छात्र धीरे धीरे बदल रहा है और अपनी लाइफ स्टाइल भी छात्र की बदल रही है। हमने देखा है कि पहले छात्र खेल में भी प्रतिभाग करता था, अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करता था, लेकिन आज केवल ऑनलाइन स्थिति में रह गया है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से पढ़ रहा है। ना ही मैं ऑनलाइन पढ़ाई के विरोध नहीं करता, लेकिन जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो कॉलेज कैंपस के अंदर जाता है तो वो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ के माहौल में भी ढलता है, और वो माहौल ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से नहीं बन सकता। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार अनेक परिवर्तन होते जा रहे हैं छात्र राजनीति में। छात्र राजनीति की भी दिशा एक बदलती जा रही है। पहले छात्र राजनीति का मतलब रहता था कि देश, समाज, राष्ट्र के लिए काम करना, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि केवल अपने व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि व्यक्ति विशेष के लिए काम न कर छात्रों की समस्याओं के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने आगरा यूनिवर्सिटी भी ना अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अलग एक मतलब यूनिवर्सिटी की मांग की थी, और जिसमें मतलब आपकी जो भूमिका थी वो क्या थी? देखिए, आगरा विश्वविद्यालय से अलीगढ़ मंडल के पूरे छात्र, जिसमें 1200 के लगभग कॉलेज अटैच थे, उससे त्रस्त थे। छात्रों के आए दिन कोई मार्कशीट नहीं आ रही, कभी डिग्री नहीं आ रही, कभी रिजल्ट आउट नहीं हो रहा। उसको लेकर सभी लोगों ने एक सोचा कि आगरा से अलग एक विश्वविद्यालय की मांग की जाए।
ऐसे सभी लोगों ने सोचकर एक मंच तैयार किया। मंच के माध्यम से विभिन्न आंदोलन उसके माध्यम से किए गए। आज से पूर्व भी 2012 से पूर्व में भी उस विश्वविद्यालय की मांग को लगातार अन्य छात्र नेताओं के द्वारा उठाया गया। हम लोगों ने भी उस विश्वविद्यालय के लिए लंबा एक संघर्ष किया। उस संघर्ष के माध्यम से उस संघर्ष में लगभग हम पर 12 से 13 मुकदमे उस सरकार के द्वारा लगे गए। हम लोग कई बार मांग को लेकर कई बार लाठीचार्ज हुआ, कई बार जेल जाना हुआ। तो ऐसे लंबा एक संघर्ष विश्वविद्यालय के लिए, राज्य विश्वविद्यालय के लिए हम सभी छात्र नेताओं ने एक मंच के माध्यम से की। मतलब आपको उस संघर्ष के बाद में जो आपने विश्वविद्यालय के लिए मांग की थी, उसके बाद में आपको सिर्फ मतलब आशा दी गई या फिर उस पर कुछ कार्य किया गया? उस सरकार ने तो केवल आश्वासन दिए, लेकिन 2017 के बाद एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, तो उसने छात्रों की समस्याओं को देखते हुए उस विश्वविद्यालय की मांग को 2019 में पूरा किया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं छात्रों की तरफ से इस सरकार को कि उन्होंने अलीगढ़ मंडल के छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा की। उसके लिए मैं वर्तमान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा, उस राज्य विश्वविद्यालय जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो योगी जी ने उसकी घोषणा की है, तो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं वो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी योगी जी ने घोषणा की है। देखिए, योगी जी ने 2017 चुनाव के बाद घोषणा 2019 में की थी, तो वो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के नाम से योगी जी ने उसकी घोषणा की, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप जी ने, जो कि एक राजा थे, मुल्तान के रहने वाले थे, उन्होंने एएमयू के लिए बहुत सारी जमीन दान में दी थी। लेकिन एएमयू में जमीन दान देने के बाद भी आज तक राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से न तो कोई भी लाइब्रेरी है, न कोई क्लास, ऐसा कोई नहीं है, न सड़क है, न राजा जी के नाम से कुछ भी एएमयू ने उन्हें नहीं दिया। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की घोषणा की है, तो निश्चित रूप से राजा महेंद्र प्रताप जी का एक सम्मान करने का उस सरकार ने एक काम किया है। उसके लिए भी मैं सभी की तरफ से सरकार को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो नाम गुमनाम हो चुका था, उसको एक बार फिर से इतिहास में जो नाम गुमनाम हो रहे थे, उनको एक सरकार के माध्यम से नाम देने का काम किया जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मतलब आप काफी समय से जो संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो आपका संघर्ष है, और उसमें आपके कौन कौन से आंदोलन रहे हैं, और मतलब जो आपने सबसे बड़ी बात जो होती है कि संघर्ष करने के लिए उतरना, ठीक है, क्योंकि या तो हम किसी चीज को बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे होते हैं तब हम संघर्ष करते हैं, हम किसी के भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आपने जो विद्यार्थियों के संघर्ष किए हैं उसमें ऐसे कौन से आंदोलन रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, अगर मैं आंदोलन के बारे में बताना चाहूँगा तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से मैंने 2014 में एक छोटा सा आंदोलन था कि जिसमें इंटर कॉलेज की छात्रा थी, चंपा इंटर कॉलेज में, उनके एडमिट कार्ड आए थे तो उनका नाम नहीं था, पिताजी का नाम नहीं था, फोटो नहीं था। उन सारी समस्याओं को लेकर उस आंदोलन किया। एक बड़ा आंदोलन करने के बाद उसी संडे में उनके सब चीज सही कराया गया डीएसओ के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं, चाहे वो केरल में छात्रों के लिए रैली हो, चाहे जेएनयू के खिलाफ जो देश विरोधी नारे लगे हों उसका नेतृत्व करने की बात हो, चाहे राजा विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय की मांग को लेकर संघर्ष करने की बात हो। ऐसे बहुत सारे आंदोलन समय समय पर जब भी छात्रों की कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हमारा यही रहता है कि उन छात्रों की जो समस्या है उसका समाधान 100% होना चाहिए। उस मंशा को लेकर हम लोग आए दिन जो भी छात्रों की समस्या आती है उनको आए दिन एक अच्छे पटल पर रखने का काम करते हैं, और अच्छे पटल पर रखने के बाद उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी अपनी छात्रों की समस्याओं के लिए संघर्ष जारी है। देखो, जैसा मैं जानती हूँ कि दिन पे दिन ना टाइम बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है, मतलब कि हर चीज इतनी ज्यादा हार्ड हो गई है, तो सब कुछ डिफिकल्ट हो गई है। जैसे एग्जाम्स है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सब चीज के लिए अप्लाई करना किसी के लिए मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं अप्लाई तो किसी भी चीज के लिए कर सकती हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत टफ हो गया है। तो उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आजकल के विद्यार्थी हैं, आप उनको किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे कि वो अपना फ्यूचर किस तरह से सेटल करें? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे देश के अलावा अन्य देशों की शिक्षा को आप देखेंगे
तो अभी हमारे देश में भी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है। तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें हम लोगों की समझ में आने वाली हैं। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ, मेरा एक ही निवेदन है छात्रों से, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा खेल में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो हम लोगों को अपने उन छात्रों के माता पिता से भी आग्रह है मेरा कि छात्र को एक ही फोकस ना करें कि इसका बेटा डॉक्टर कर रहा है तो तुम भी डॉक्टर हो, नहीं, उसको चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि जो छात्र में प्रतिभा है उसको ऊपर लाने का काम करें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे पढ़ाई में हो। तो ऐसे अगर हम लोग सोचेंगे तो निश्चित रूप से जो छात्र है वो सक्सेस की तरफ जाएगा, क्योंकि जो प्रतिभा है वो तो दब जाती है, लेकिन माँ बाप के उसके दबाव के कारण हम जो अच्छा नहीं लगता उसे भी करते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। तो मेरा निवेदन है, जो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई के लिए आगे बढ़े, जो खेलने के लिए तो वो खेलने के लिए बढ़े। तो ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छे सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो मेरा आपसे जो मतलब लास्ट सवाल है वो ये है कि आपने अभी बताया था मुझे कि आपके ऊपर मुकदमा हुए थे, ठीक है? तो जब आपके ऊपर मुकदमा हुए, मेरे जैसे मैं जानती हूँ, मैं भी वर्क करती हूँ और बहुत सारे लोग हैं, जब हम किसी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने लिए नहीं किसी के लिए, जैसे आप अपने लिए न करके विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं, तो जब आपके ऊपर कोई केस होता है तो लोग डगमगा जाते हैं कि यार छोड़ो, और हम क्यों फालतू के झंझट में पड़े, इनकी वजह से अपने कैरियर पे क्यों दाग लगा है। क्योंकि पुलिस केस होना एक मतलब किसी भी तरह का एक धब्बा होता है, ठीक है? वो धब्बा जो मतलब हम कभी कहीं किसी चीज के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो आपके पास मुकदमा के लिए सब हुआ कि मुकदमा आपके नाम पे है, तो आप फिर भी उसके बाद दिन पे दिन इसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप युवाओं को भी इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे इस राजनीति में होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कि मतलब आप दूसरों के लिए संघर्ष किए जा रहे हैं, और आपके ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, आपने इतने संघर्ष किए, आंदोलन किए, आपके नाम पे FIR वगैरह हुई, तो आप उसमें क्या करना चाहेंगे? ऐसा क्यों? इतना जो आपका जज्बा है उसको लेकर के आप क्या करेंगे? देखिए, समाज में छात्रों के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेशर को सहन कर सकते हैं। हम लोगों पर भी मुकदमे हुए, लाठीचार्ज हुआ, तो हम लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारे कैरियर का क्या हुआ, लेकिन उस समय हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दिखता था कि सामने वाले जो छात्र हैं उनके कैरियर का क्या हुआ। जब अपने लिए नहीं सोचते हैं, जब समाज के लिए, देश के लिए सोचते हैं, जब छात्रों के लिए हम लोग सोचते हैं, तो निश्चित रूप से नई ऊर्जा हमारे अंदर आती है कि अगर इन छात्रों के साथ गलत होगा तो इसके लिए कहीं मैं तो नहीं जिम्मेदार। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग, चाहे मुकदमे हो, चाहे लाठीचार्ज हो, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए केवल हम लोग उन छात्रों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए हम लोग संघर्ष सड़कों पर करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि PR भारत समाचार के माध्यम से आपको जो लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश केवल छात्रों के लिए और नौजवानों के लिए यही है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई के साथ साथ इस समय सबसे बड़ी समस्या चल रही है तो वो है प्रदूषण। उसका भी ध्यान रखते हुए हम लोगों को चाहिए कि एक पेड़ अपने जन्मदिन पर भी लगाना चाहिए, और हमारे समाज के बारे में सोचना चाहिए और राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। हम इसको लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से, जो एक स्वामी विवेकानंद जी ने एक सपना देखा था कि हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, तो निश्चित रूप से जब हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने खुद के काम के साथ साथ समाज की एवं राष्ट्र की चिंता करेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, ऐसी आशा है। इसमें नौजवान आगे बढ़कर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। धन्यवाद। तो देखिए, बलदेव चौधरी से बात की, बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।